एक शर्त है मेरी, मैं आपने अखबार में आज पढ़ा होगा, टेलीविजन देखा होगा, परसों रात आगरा में था और वहाँ यूपी के बहुत सारे प्रोग्राम छोड़कर मैं आपके बीच आया हूँ। मुझे मालूम था कि वहाँ जनता बहुत सारी मिलेगी, यहाँ प्यार तो मैं आपके प्यार में और प्रेम में, स्नेह में और मोहब्बत में यहाँ हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रोग्राम छोड़कर और मैं एक दरखास्त कर रहा हूँ, मेरे सामने आ जाओ तो मैं काम की बात करूँगा। मेरे पीछे इधर खड़े हुए लोग भी सामने आ जाओ। अगर मेरा कहना मानते हो तो जगह खाली करके सामने आओ। अगर आप सामने होंगे तो फिर मेरी बात की इधर आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी बात का कितना असर है, मेरे सामने कितने लोग आते हैं। बड़ी बात है, चलो ठीक है, जी जी अपन लोग चलेंगे आगे। आजा भैया आजा। बेटा आप सब लोग बेटा इसकी आवाज जरा तेज करके मेरा गला आवाज तेज करना। आवाज कोरमाता मेरे लिए सियासत की जगह नहीं, बल्कि कोरमाता दुलारे भाई का और वसीम का गांव है और हम लोगों के लिए मोहब्बत की एक नगरी है। आज से नहीं, बरसा बरस से हम इसे अपना गांव, यहाँ रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मेरे अपने भाई बनीजे हैं। और अगर इस पर यकीन न हो तो कोलकाता का नाम लेकर कभी रिक्शा आकर देखिए, दिल्ली आकर देखिए। मैं 6 तारीख की रात को उत्तर प्रदेश को एक जिला है बुलंदशहर, मैं वहां से सफर करके निकला। सड़क के मार्ग से कार में सवार था। आगरा से मुझे गाड़ी पकड़नी थी क्योंकि मुझे कोलकाता तक पहुंचना था। रास्ते में एक जगह, अगर आप टेलीविजन आपके यहाँ चलता है, आज तक चलता है, स्टार चलता है, सहारा चलता है, आपके अखबार आते हैं, जागरण आता है, नई दुनिया, नवदुनिया आता है, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आज के अखबारों की खास न्यूज है। आगरे से 50 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी सफाई हो गई, 15 दिन गोलियां चलना शुरू हो गई। गाड़ी में सवार मेरे गंदे में हर सारे लोग ये महसूस करने लगे कि शायद अब हम लोग कोरोना तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुदरत को आपसे मिलाना था, हम जिंदा बच निकले और आप शायद आपकी दुआओं से ही उस रात हासिल कामयाब नहीं हो सके मुझे कत्ल करने में, और आपने मुझे पहुंचा दिया अल्लाह के हुजूर से। अल्लाह पाक को मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तुमने जिंदगी दी है तो आपकी खिदमत का मुझे जज्बा, ताकि मैं आप लोगों की ईमानदारी से खिदमत कर सकूँ। क्योंकि ये जिंदगी आपकी दुआओं की अलामत और इनाम है जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन ये सोचने की बात है कि मुझ जैसा शख्स जो बैग देख कर चलता है, एक एक्सीडेंट में जिसके दोनों पैर टूट गए, जो किसी को मां की गाली नहीं देना जानता है, उस शख्स का गोली क्यों चलाई, उसे मारने की कोशिश क्यों की गई, उसको कत्ल करने की कोशिश क्यों की गई। एक और माता के भाइयों, आपको सोचना होगा। मैं आपको वादा करना चाहता हूं इसलिए की गई कि मैं पैरों से अपाहिज हूं, लेकिन दिमाग, दिल और जबान से अपाहिज नहीं हूं। मैं दिमाग, दिल और जबान से तालीम में मुखालफत करना चाहता हूं।
और हिंदुस्तान की संसद में मैं जिस दिन पहले दिन पहुंचा, मैंने ईवान असाला में हिंदुस्तान की संसद में जो तकरीर करी, मैं आपके पढ़े लिखे बच्चों से कहना चाहता हूं उस तकरीर को निकालो और पढ़ो। मैंने हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहा कि हिंदुस्तान चलाने वाले वजीर आजम, 65 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर आधा अरब आबादी ऐसी है उस सरकार से की है जिसकी रोज की आमदनी सिर्फ 22 रुपए, और अगर 22 रुपए अगर आमदनी आधे अरब आदमियों की है, आधा हिंदुस्तान अगर 22 रुपए रोज पे अपनी जिंदगी गुजारता है, तो विकास की बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, दोनों मिलकर सोचो। मैं इस मुल्क में उन लोगों को जानता हूं जिनका कुत्ता 22 रुपए से ज्यादा का दूध पीता है एक दिन में। अगर 50 करोड़ लोगों की औकात जिनमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, अगर एक कुत्ते से कम है 50-65 साल की आजादी के बाद भी, तो तुम सोचो कि मुल्क चलाने वालों को तुमने वोटों से राजा बनाया, उन्होंने तुम्हारे मुकद्दर में क्या लिखा, उनने तुम्हारी तस्वीर में क्या लिख दिया, इसे कौन बोले? मुझे इसलिए गोली चलाई, इसलिए गोली चलाई गई कि मैं तुम्हारी जबान हूं, इसलिए गोली चलाई गई कि मैं तुम्हारी इज्जत और आबरू हूं, इसलिए गोली चलाई गई कि मैं तुम्हारी अभिमान और तुम्हारी आबरू की अलामत हूं, इसलिए गोली चलाई गई कि मैं तुम्हारी बाजुओं की ताकत हूं, इसलिए गोली चलाई गई कि मैं तुम्हारे पैरों की जरूरत हूं, इसलिए गोली चलाई गई। लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, लोग उस आवाज को सब जमीन हिंद से मिटाना चाहते थे जिस आवाज को मुलायम सिंह यादव ने और आजम खान साहब ने, माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने बड़ी कोशिश से हिंदुस्तान की राजधानी तक पहुंचाया। इसलिए मिटा देना चाहते थे मुझे सब जमीन हिंद से, इसलिए मुझे गोलियों से भूल देना चाहते थे कि मैं तुम्हारी बात करता हूं वहां तुम्हें कुछ मालूम ना हो, फिर भी तुम्हारी बात करता हूं। मैं हिंदुस्तान की संसद में कहता हूं मुल्क चलाने वालों, आलू 2 रुपए किलो बेचते हो, आलू से बनने वाला कच्चे 100 रुपए किलो बेचते हो, तो किसान को लूट रहे हैं। इसलिए मुझे मार देना, इसलिए मेरे बच्चों को यतीम कर देना चाहता है, इसलिए मेरी बीवी को सेवा कर देना चाहता, इसलिए मेरे भाइयों को बेभाई कर देना चाहता। मैं चूंकि तुम्हारी बात और तुम्हारी बात इसलिए करता हूं कि तुम्हें प्रोफेसर साहब से लूटा जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मेरा दुलारो भाई नर्मदा प्रसाद के चुनाव में पात्र था और ये कहता था कि नर्मदा प्रसाद से बड़ा कांग्रेसी कोई नहीं है और गुलाम शरीफ तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। लेकिन जब उसे खुला तो नर्मदा प्रसाद में चला गया, भाजपा का एजेंट निकला। गुलाम शरीफ से जिस दुर्वेशी में था उस दुर्वेशी में आज भी मौजूद। मुझे उसी से भागना चाहते थे लोग कि मैं राजे महाराजों से पैर पड़ के नेता नहीं बना, मैं जेल की सलाखों से नेता बना। मैंने पूरी जिंदगी में उन लोगों के गरीबानों पे हाथ डाला है, लोग जिनके कुत्तों से भी डरते हैं, जिनके नौकरों से भी डरते हैं। सारा कोमा सा जानता है कि राजा दिग्विजय सिंह के पैर टूट गए थे मेरे चुनाव के अंदर, मेरी मुखालफत के अंदर 2.5 दिन तक घूमते। आप लोगों का आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी, मैं भी आपकी इज्जत बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आओ बेटी में देखो, मैं हिंदुस्तान के पसीने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान का नाम लेके जीत जाते हैं चुनाव। एक प्रोफेसर के हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की संसद में पहली बार इस मुसलमान ने ये आवाज उठाई कि गंगा को गंदा करने वालों को जेल की सलाखों में होना चाहिए। तुम्हारी गंगा मैया की इज्जत, तुम्हारी गंगा मैया की पवित्रता की आवाज हिंदुस्तान की संसद में इस मुसलमान ने उठाई जिसका नाम गुलाम शरीफ है। इतिहास जगह है, मेरी तारीखी तस्वीर है गंगा की पवित्रता के ऊपर। तो कहां हिंदू मुसलमान का सवाल है? सवाल अभी शरीफ का है। सवाल मुल्क में बातें हुई, एक बात अमीर की है जिसका कुत्ता 22 रुपये से ज्यादा का दूध पीता है।
आवाज गरीब की है, जिसकी बेटी 20 साल की उम्र में 60 साल की बुढ़िया लगती है, क्योंकि उसके पास ना मेकअप है, ना पाउडर है, ना अच्छी जगह रहने की जगह है। और उनकी बेटियां 60 साल की भी 20 साल की लगती है, क्योंकि उनके पास दौलत। हंसने की बात नहीं है, ये तुम्हारी तकलीफ की बात है। तुम जवानी में बूढ़े हो जाते हो और वो बुढ़ापे में जवान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास दौलत। तुम्हारा बेटा जिसे स्कूल में होना चाहिए था, जिसके हाथों में किताब होना चाहिए था, उसके हाथों में बैलों के फ्लोर में। तुम्हारा वो खूबसूरत बेटा जो अगर शहर में रख दिया जाता तो किसी फिल्मी दुनिया का फिल्म स्टार बनता, वो यहाँ नारी हाथ में पूरा हो जाता है, उसको खेत के ऊपर गले ऊपर करके उसके दांत टूट जाते हैं, आखिरी में वो नशा और सिगरेट पी के कैंसर से मर जाता है। तुम्हारे पास अच्छे मकान ठंडक की है तो उनके अंदर और पलटती है, बारिश आती है तो उसके अंदर कीचड़ आ जाता है, और गर्मी आती है तो उसमें लू से लोग मरते हैं। तो कौन तुम्हारी तकदीर के बारे में सोचेगा? अगर इन लोगों को सोचना होता तुम्हारी तकदीर के बारे में, जो फूल वाले और बंदे वाले जो ये सोच चुके होते, क्योंकि 65 साल से इन्हीं की उम्र होती। इसलिए नया रास्ता बनाओ। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को सुनहरा करना चाहते हो, तमाम बुजुर्गों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मेरी इत्तिबा करो। आओ नई दुनिया बनाएंगे हम, आओ नया जमाना बनाएंगे हम। आप सब जवाब और कुर्बान के भाइयों, मैंने पूरी जिंदगी ना भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर लोगों से अपनी आंख देखी की है, ना कांग्रेस पार्टी के लोगों से। पूरी तैयारी से करता रहा हूं और अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए जब जरूरत पड़ी है तो मैंने पूरी जान लगाई। आज तुम्हारी आवाज में ताकत है। आज तुम्हारा बेटा हिंदुस्तान की संसद का सदस्य है। आज तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करने से पहले हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से इजाजत लेना होगी पुलिस को भी। आज तुम्हारी आवाज और तुम्हारे सर बुलंद है। तुम लोगों की खिदमत, तुम लोगों की तकलीफें लेकर मेरे पास आओ, उनको दूर करने की कोशिश करो। लेकिन इंसान मानदार वायु से नहीं होता है, न फूलों से होता है। इंसान मानदार होता है उसके पीछे खड़े हुए लोगों की लब्बैक कहने वाली आवाज। अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुम्हारी आवाज मेरे साथ है, तो मैं सच कहता हूँ, मुझसे रोज गोलियां चले, फिर भी अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई माल का लाल, कोई गोली ऐसी मुझे गोली चला के लोग डरा था। लेकिन मैंने कहा, आगरे में गोली चलने के बाद अखबार वाले आए, मैंने कहा अखबार वालों, ये तो साबित हो गया कि मैं एक जिंदा सांसद हूँ, क्योंकि मुर्दों को मारने की कोशिश नहीं की जाती, जिंदों को मारने की कोशिश की जाती है। और मेरी जिंदगी की अलामत यह है कि मुझे खत्म करने की साजिश की गई। अगर तुम मेरे साथ हुए तो मैं पूरी जरूरत से मैं करता हूँ, चाहे हुकूमत हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हुकूमत हो कांग्रेस की, इनके बीच में से नया रास्ता बनाएंगे। और उस रास्ते में हमारा अगुवाई मुलायम सिंह यादव जी जैसा किसान करेगा, अखिलेश यादव जैसा नौजवान करेगा, आजम खान जैसा बहादुर करेगा। हम उनकी इत्तिबा करेंगे और नया जमाने की तामीर करेंगे। बोले चलोगे मेरे साथ, आओ राष्ट्रमंत्री मेरा साथ। मैंने तुम्हारी गंगा की लड़ाई लड़ी है, तुम्हारा हाथ भी साफे वाले बाबा हाथ आसमान की तरफ उससे रहेगा, उठा दो मालिक की तरफ हाथ। ये सब मिलकर चलेंगे हमारे। अगर तुम सब मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी तकलीफ बदलने की समझाता हूँ, और तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी, मेरा घर तुम्हारा घर होगा, और तुम्हारा सर बुलंद रहेगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तुम ये कह सकोगे